वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं हूं अरुणा चौधरी। हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम 2021 यानी कि 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 8 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 8 जनवरी 2021 का पेपर रहेगा। ये ओल्ड पेपर है जिसमें हम 30 क्वेश्चन सीडीपी के कवर करेंगे। सीडीपी, ठीक है, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक, तो ये 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे और उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 6 to 8, यानी कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना स्कोर भी बाद में आपको शेयर करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आपको देखना है कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी उसमें कमी है, कहाँ पर आपको वर्क करना है, कौन सी थ्योरी अभी तक आपकी क्लियर नहीं है। छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उन पर आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपके नंबर इंक्रीज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कम्प्लीटली हिंदी में रहेंगे और साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करूंगी और इसके टर्म्स बताती रहूंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि बच्चों व बचपन। ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसमें रेड कलर है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, हो गया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी। ठीक, तो अपना स्कोर जरूर आपको शेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। यानी कि जो बच्चे होते हैं और जो बचपन होता है, उनके जो कॉन्सेप्ट है कि किस बेस पर वो बड़े हो रहे हैं, कैसे मतलब वो किसी संस्कृति समाज में पल बढ़कर बड़े हो रहे हैं, वो सार्वभौमिक नहीं हो सकती। यहाँ पर इन्होंने ये कथन दिया है। दूसरा है कि बच्चों व बचपन की समझ में, यानी कि जो बच्चे होते हैं और उनका जो बचपन होता है उसकी समझ में उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो जो हमारा कथन ए है, कथन ए ये कह रहा है कि बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर हम जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनका बचपन सब जगह एक जैसे होता है। तो ऐसा उनकी जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने उनकी आलोचना भी की थी कि इन्होंने बचपन को, बच्चों के जो विकास है उसको सार्वभौमिक बता दिया गया है। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसी संस्कृति, एक जैसे समाज में पल बढ़कर बड़ा नहीं होता है। उनकी संस्कृति, उनका समाज अलग अलग होता है और जिस समय समाज में वो बड़ा हो रहा है तो उस वजह से उसका बचपन भी अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि हर एक बच्चे का बचपन एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि एक जैसा मतलब उसको हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते, यूनिवर्सल नहीं कह सकते। ठीक, ये कथन हमारा सत्य हो गया। लेकिन बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि वाइगोत्स्की ने यही समझाया है कि जो बच्चे की समझ होती है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तो उसमें उसकी समझ में उसके समाज और संस्कृति और उसके परिवेश की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा एक कथन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों का जो विकास है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी अपना एक रोल रहता है इक्वली, और उसके पर्यावरण का भी जो है इक्वली रोल रहता है। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अनन्य क्रियात्मक भूमिका है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या है, दोनों का पारस्परिक रूप से अगर हम देखें, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ठीक है, ये दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड होने की वजह से बच्चा पारस्परिक क्रिया के माध्यम से, यानी कि बच्चा इतना ही आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ है और इतना ही पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, उसको हम कहेंगे कि इन दोनों का गुणात्मक जो परिणाम है, इन दोनों का गुणात्मक जो परिणाम है वही क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला भी लिया जाता है। अगर हम हेरिडिटी को देखें और साथ साथ में इन्वायरमेंट को देखें, तो इन दोनों का जो गुणात्मक रूप होता है वो बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है।
ठीक है, इन दोनों का गुणात्मक रूप क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक, इस तरीके से हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कथन हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। यानी कि विकासात्मक जो प्रतिमान है कि यानी कि जब जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो उसके क्या लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है, यानी कि लगभग जो है हम आइडिया लगा लेते हैं कि आगे जाकर बच्चा क्या बनेगा। ठीक है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है, तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। हाँ, कभी कोई बच्चा जल्दी सीखने लगता है तो कोई बच्चा देरी से सीखता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मतलब इस तरीके से अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है व्याख्या सही करता है किसकी? ए की। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान की जो निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा तक दर्शाती है। इसका मतलब यही है कि हम एक आयु तक ही बच्चों के अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जाकर वो क्या बनेगा, कैसे उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में बच्चे का मतलब लक्षण चेंज हो जाते हैं, आदतें रुचियां बदल जाती है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 4 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे किस चरण में, यानी कि कौन सी फेज में, कौन से स्टेज में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। प्रस्तावक तर्क के कथनों का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने उनको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, उनको कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, तर्क दे दिया है, तो उनको क्या करना है कि उसको सही और गलत साबित करना है। ठीक है, जैसे कि हम कहे कि पौधों के लिए जो प्रकाश है वो क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है। ठीक है, तो उनको हमने एक तर्क दे दिया है, उसको उनको गलत और सही ठहराना है। ठीक है, तो वो प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली है और कुछ मछली बुद्धिमान है, ठीक है, इनको हमने बोल दिया कि सभी मनुष्य को हमने क्या बना दिया, मछली बना दिया, और कुछ मछली को हमने बुद्धिमान बता दिया, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? इस तरह के हमने उनको तर्क दे दिए। ठीक है, अब इसको उनको गलत और सही ठहराना है, बताना है कि क्या ये गलत है कि क्या सही है, इसको सोल्व करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। ठीक, तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन बच्चा कौन सी स्टेज में सोल्व कर पाएगा। अगर हम पहली स्टेज को देखें तो यहाँ पर तो बच्चे के पास में कोई सोच ही नहीं है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जहाँ पर उसका जो स्टेज है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, तो यहाँ पर तो वो सोच ही नहीं पाता है, कोई उसके पास में सोच नहीं है, कोई तर्क करने की क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चा जो भी चीजों को सोल्व करता है वो प्रतीकात्मक आधार पर करता है, सिंबल के आधार पर करता है। का, खा, गा इसी स्टेज में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो उसको चित्र दिखाकर, इमेज दिखाकर, प्रतीकात्मक रूप से सिंबल दिखाकर हम बच्चा अपनी सोच को निर्देशित करता है। ठीक, तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे के सामने है प्रेजेंट में, उसी लेवल का बच्चा जो है तर्क कर पाता है। यहाँ पर 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि हाइपोथेसिस लेवल का, यानी कि काल्पनिक, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें बच्चा हाई थिंकिंग कर पाए, यहाँ नहीं कर पाता है। कहाँ कर पाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है। यहाँ पर बच्चा परिकल्पनात्मक कल्पना करने लगता है, चीजों की व्याख्या करने लगता है, निर्देश देने लगता है। यहाँ पर चीजें उसको एकदम क्लियर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर तर्क करने लगता है, निष्कर्ष निकालने लगता है। तो यहाँ पर जो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो ये जो लेवल है हम कह सकते हैं कि इस लेवल पर अगर हम ऐसे तर्क बच्चों को दे, ऐसे कथन बच्चों को दे, जिसमें कि बच्चा विभिन्न तरीके से और काल्पनिक तरीके से, परिकल्पनात्मक तरीके से तर्क कर पाए, तो वो इस लेवल पर मतलब कर पाता है, क्योंकि ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, पियाजे की 4 अवस्थाओं, ये सभी पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। तो इसमें से जो हाई लेवल थिंकिंग होती है वो इसी स्टेज में आती है। ठीक, ये किशोर अवस्था भी एक तरह से आप इसको कह सकते हो।
ठीक है, आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। जीन पियाजे की सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी। वाइगोत्स्की ने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी जो है बातें उनकी आलोचना के संदर्भ में बोली थी। तो अगर हम देखें कि जीन पियाजे की आलोचना है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है अपने वातावरण पर सक्रिय कार्य, यानी कि उनको एक्टिव रहना बेहद जरूरी है, तभी वो सीख पाएंगे। बच्चे अलग तरीकों से सोचते हैं, ये भी इन्होंने कहा था कि बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप में तो बिल्कुल बराबर रहेगी, यानी कि बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, बड़े भी उतना ही सोचते हैं। बच्चे भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, चाहे वो अपने खेल खिलौने के बारे में सोचो, किसी भी बारे में सोचे, और बड़े भी उतना ही सोचते हैं। लेकिन बच्चों की सोच और बड़ों की सोच में जो अंतर होता है वो गुणात्मक होता है, यानी कि बच्चे अपने छोटी मोटी हरकतें, छोटी मोटी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। बड़े जो सोचते हैं, उनकी जो सोच में अंतर होता है वो ये होता है कि उनकी वो बड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उनका लेवल हाई होता है। तो इस वजह से गुण में अंतर हो जाता है, मात्रा सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, बड़े भी उतना ही सोचते हैं, ये भी इन्होंने ही कहा था। और बच्चों में दुनिया की समझ बनाने में जन्मजात इच्छा होती है। हाँ, इन्होंने कहा था कि जो बच्चे मतलब उनमें जो सीखने की जो क्षमता होती है वो इनेट होती है, वो जन्मजात होती है। तो ये सब कथन इन्होंने कहे थे। लेकिन अगर हम देखें भाषा को लेकर, तो भाषा को इन्होंने कम इम्पोर्टेंस दिया था, महत्वपूर्ण नहीं बताया था, क्योंकि इन्होंने पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बच्चों का एक्टिव रहना बेहद जरूरी बताया है, वातावरण में सक्रिय रहना जरूरी बताया है, और ये भी बताया है कि वो बेहद अच्छे लेवल की मतलब चीजें सोचते हैं, लेकिन वो उतना मतलब वो सोचते उतना ही है जितना बड़े सोचते हैं। जरूरी ऐसा नहीं होता है कि बच्चे सोचते नहीं है, सोचते हैं, बस ये है कि गुणात्मक रूप से अलग सोचते हैं। ठीक है, और बच्चे जो है दुनिया के बारे में समझ बनाने के प्रति वो जागरूक होते हैं। लेकिन भाषा की जब बात आई, तो भाषा को इन्होंने बताया कि अगर किसी बच्चे के पास में भाषा भी नहीं है तो क्या उसका मस्तिष्क का विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इन्होंने भाषा को उतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया, और इन्होंने बताया कि मेंटल डेवलपमेंट के लिए, माइंड के मस्तिष्क के विकास के लिए भाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पर्यावरण है। ठीक है, जितना बच्चे का एक्टिव रहना जरूरी है। और अगर बात करें तो इन्होंने भाषा को बैक रखा, यानी कि सेकेंडरी स्टेज पर रखा, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको प्राइमरी स्टेज पर रखा, उसको इसमें भाषा को पहले नंबर पे रखा। ठीक है, यानी कि बच्चे के पास में भाषा होना जरूरी है, और उसके बाद में सोच का विकसित होना बाद में जरूरी है। इन्होंने कहा कि बच्चे में पहले सोच विकसित होना जरूरी है, भाषा तो हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आलोचना इनकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वाइगोत्स्कीय पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते क्या कहलाता है? अगर वाइगोत्स्कीय पद्धति की हम बात करें तो इसके बारे में 3-4 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक, तो बात हो रही है शिक्षक और छात्र किस तरीके से मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीखते हैं। तो वो क्या कहलाता है? जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ, जब एक टीचर या फिर एक बच्चा टीचर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में यही होता है कि टीचर बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करता है, और बच्चा टीचर के साथ में जो टीचर है स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, और स्टूडेंट्स टीचर के साथ में इंटरेक्ट करता है। यानी कि टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा आंसर करेगा, बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर आंसर करेगा। इस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन यानी कि अंतः पारस्परिक क्रिया जिसे हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये पारस्परिक जो शिक्षण है इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है। ये जो कहलाती है रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाती है। और रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? यानी कि पारस्परिक शिक्षण का जो जिसमें बच्चा टीचर को, टीचर बच्चे को क्या करता है? सहयोग करता है। वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो वो दिया है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 7 है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पार्ट दैट मीन्स स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग आपने बहुत सुना होगा। तो स्कैफोल्डिंग होता क्या है, अगर हम वाइगोत्स्की की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने उसका समझ लिया है। दूसरा ये होता है कि इसमें ये पार्ट बताते हैं कि पार्ट क्या होता है। देखिए, इसका फोल्डिंग क्या है, एक तरह की मदद है, एक तरह की हेल्प है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा लिखना सीख रहा है, ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी, हमने उसको बोला है कि जेड तक लिखना है, लेकिन वो यहाँ तक फॉर एग्जांपल वो एल या फिर एम तक लिख पाया है, ठीक है, एम तक लिख पाया है। अब क्या है, आगे वो लिख नहीं पा रहा है, आगे लिख नहीं पा रहा है, तो एज ए टीचर या फिर आप उसके भाई हो, बहन हो, आप उसकी मदर हो, पेरेंट्स हो, जो भी है, ठीक है, पिता हो, तो आप क्या करते हो, उसके आगे के जो यहाँ पर अल्फाबेट है उसको कंप्लीट करा देते हो, उसको जो है जेड तक मतलब आप लिखना सिखा देते हो। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसको हेल्प की है, तभी तो वो जेड तक पहुंचा है, राइट। अगर आप हेल्प नहीं करते तो वो जेड तक नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। आपने उसको हेल्प कर दिया तो वो जेड तक लिखना सीख गया है। तो ये जो आपने हेल्प की है, इसको वाइगोत्स्की एक तरह से क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, सहारा देना बोलते हैं, मदद करना बोलते हैं, हेल्प करना बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम सहायता कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या है, एक प्रकार की क्या है, मदद है, ठीक। आप इस बात को समझ गए। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये है, आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पार्ट यानी ये है क्या, ठीक है। तो इसके संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है, ठीक है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है, या फिर इसके संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है, ठीक। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये जो मदद है, जो पार्ट है, जो इसके फोल्डिंग है, वो क्या होती है कि बच्चों को दी जाने वाली सहायता, यानी कि जो ये पार्ट है, इसके फोल्डिंग है, इसकी मात्रा में और इसकी गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि ये सक्सेसफुल कब होती है, या फिर इसे हम जब लागू करते हैं, किसी को मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो इसकी मात्रा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी मदद करनी है। पता चला यहाँ से एम से एन से यहाँ तक बच्चा आप लिख पा रहा था, उसके आगे तुमने पूरा कंप्लीट कर दिया, नहीं, उसकी मात्रा क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कितनी हेल्प करनी है, ठीक है। उसको धीरे धीरे सिखाना। दूसरा, उसकी गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बता दिया फिर बीच में उसको वो अटक रहा है तो आप नहीं बता रहे हो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को कब और कहाँ कितनी जरूरत है, उसी के हिसाब से आप उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें और उसको उतनी ही मदद करें, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं, तो आपको बच्चे को पढ़ाते वक्त या फिर कुछ भी मदद करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो नैतिक सिद्धांत, जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर, यानी कि इन्होंने 3 स्तर दिए हैं, तो कौन से स्तर ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर, व्यक्तिगत यानी कि अपने पर्सनल राइट्स के आधार पर, और सर्वोपरि अच्छाई, सर्वोपरि जो सबके लिए अच्छा हो, परिणाम पर आधारित करता है। तो ऐसा वो कौन सा लेवल है, यहाँ पर अपनी बात नहीं हो रही है, यहाँ यूनिवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्सल की बात हो रही है। तो जब जब अगर हम अच्छे बुरे की नैतिकता की बात करें, सिर्फ अपनी अपनी बात ना करके सभी के लिए जो अच्छा हो, जब उस लेवल की बात करें, तो वो लेवल होता कौन सा है। अगर आपने लॉरेंस कोहलबर्ग का रूल पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि उसमें इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और उसमें 6 स्टेज बताई हैं, ठीक है। तो अगर हम स्तर, यहाँ पर स्तर पूछा है, ठीक है, यहाँ पर स्तर पूछा है, स्टेज नहीं पूछी है, तो स्तर 3 ही होते हैं, जिसमें से आपको बताना है कि वह सार्वभौमिकता की बात जो है कहाँ पर करता है, और अपने अपने उन नियमों की बात करता है जो अपने हित में हो। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो जब यूनिवर्सल
रूल्स की बात वो करता है, जहाँ जहाँ पर जो नियम गलत है तो वो सबके लिए गलत है, वो सही है तो वो सबके लिए सही है, या फिर वो अगर उसके लिए सही है, उसके हित में है, यानी कि अगर वो किसी व्यक्ति के हित में है और वो निजी हित में है तो वो ठीक है, और नहीं है तो वो गलत है। यानी कि एक यहाँ पर आदमी, उससे रोड टैक्स लिया जा रहा है, वो कहता है कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, मैं तो रोड पर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ, मैं तो खेती करता हूँ, मैं कौन सा हाईवे पे जा रहा हूँ, तो मुझसे क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। या फिर उससे वो पानी का यूज नहीं करता, वो तो नल का यूज कर रहा है, तो उससे पानी का टैक्स क्यों लिया जा रहा है, वो जबरदस्ती मतलब उस पर थोपा जा रहा है, तो वो उन नियमों को अच्छा नहीं मानता, अपने हित में नहीं मानता है, ठीक। तो वो उसका विरोध करता है और वो ये कहता है कि अगर मेरे लिए जो चीज है अच्छी है तो वो जो है नैतिकता है, वो नैतिक है, और अगर वो बुरी है तो वो जो है मेरे लिए नैतिकता नहीं है, ठीक है। बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर, जिसमें कि इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की, 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया, और तीसरा है कि सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया, बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? बीने ने किया। सृजनात्मकता का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। 12 अलग प्रकार की नहीं, इन्होंने 8 प्रकार की, और बाद में उसमें एक और जो है बाद में प्राकृतिक बुद्धि जोड़ दी है, तो इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का जो है सिद्धांत दिया है। और इनके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है, ठीक है। यानी कि जब बीने ने एक प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत बताया, एकात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने ये कहा, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि एक स्थिरता, यानी कि एक यूनिट कैसे हो सकता है, एक प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है कि इंसान तो तरह तरह के कार्य करता है, तो वो एक ही बुद्धि से कैसे कर सकता है, उसके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, उसकी योग्यताएं इतनी सारी होती है, तो एक प्रकार की बुद्धि नहीं हो सकती, हम उसको स्थिर नहीं मान सकते, ठीक है। तो इन्होंने इसकी आलोचना की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब। अगर हम राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राथमिक स्तर से, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से कब सीखते हैं? क्योंकि अगर हमें बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, खासकर प्राइमरी लेवल पर, तो हमें क्या करना होगा कि उन्हें जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस की जो भाषा यूज कर रहे हैं, हम जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो उनकी मातृभाषा यानी पर जो घर पर बोले जाने वाली जो भाषा है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें क्या है कि जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो यानी कि इर्रिलेवेंट हो तो ये गलत हो जाएगा। और जब हम रटने की बात करते हैं कि रट कर याद करने के आधार पर उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो ये भी गलत होता है। एक रूपी हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पाठ्यचर्या है वो विभिन्न रूप की हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार की हो, ठीक। इस तरीके से हम ऑप्शन भी यहाँ पर कट करते चले जाएंगे और हमारे जो है आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता यानी कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है? वे स्वतंत्र होते हैं, वह उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। ऐसे अधिगमकर्ता निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में जो अधिगम करता है उसको अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है। निष्क्रिय प्राणी है जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो लर्नर्स होते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, ठीक है। अभ्यास आधारित प्रणाली पर इन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। निर्देश के लिए वो कम्प्लीटली शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो सक्रिय होते हैं और वो खुद पर जो है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। इसीलिए वो स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों की अगर हम बात करें, जैसे व्यवहारवादी है, जैसे हमारे संज्ञानवादी सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर
ऑप्शनों की बात करें तो हमारे पास में कम से कम 8 उपागम हैं जिन पर आधारित हम बच्चों को कक्षा में कुछ ना कुछ तरीके अपनाकर पढ़ाते हैं। तो सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सोशल बेस पर पढ़ाएंगे कि हमें उन्हें जो है एक सामाजिक प्राणी बनाना है, तो बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। जहाँ पर भी आपको ये टर्म मिलता है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से कार्य करते हैं, सुनते हैं या फिर बैठे हैं, इस तरीके से मतलब निष्क्रिय की बात आती है तो वो हमेशा क्या है, आपका ऑप्शन गलत ही होता है। तो बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, ऐसी कोई भी कक्षा या फिर उपागम नहीं होता है। संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। जितने भी वहाँ पर संसाधन है हमारी कक्षा में, हमारे विद्यालय में, वो सिर्फ केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत जो है ये नहीं कहता है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है और मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, मूल्यांकन और अधिगम की यहाँ पर जो है बात नहीं हो रही है, जबकि मूल्यांकन और अधिगम साथ साथ में चलना चाहिए, अलग अलग चलेगा तो ये गलत हो जाएगा। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है, यानी कि यहाँ पर लचीलापन पाया जाता है और जिस कक्षा में, जिस पद्धति के अनुसार कक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाए, यानी कि बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचि और उनके स्तर, उनकी समझ के अनुसार कक्षा की व्यवस्था और पाठ्यचर्या बनाया जाए, उनको ऐसा वातावरण दिया जाए, तो वह कक्षा हमेशा सकारात्मक मानी जाती है। और इस तरीके से जब बच्चे को सिखाया जाता है तो वह किसी भी उपागम के माध्यम से अगर हम बैठा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो हमेशा सही होता है और ये सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यानी कि कौन सी टेक्निक एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में यानी कि हाई लेवल की जो क्लासेस है उनमें जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, अगर हमें बताना है कि जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप कहते किसे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। पहले तो यही समझना है कि जेंडर रूढ़िवादिता होती क्या है। जेंडर रूढ़िवादिता जो लड़के और लड़कियों में जो उनके व्यवहार होते हैं, जो उनकी भूमिकाएं होती है, जब उसमें हमें अंतर को दर्शाना हो, यानी कि लड़के का काम यह होता है, लड़की का काम ये होता है, जब हम इस तरीके से बात करें तो उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में लग रहा है कि जहाँ पर लड़के और लड़की के व्यवहार में, उनकी भूमिकाओं में अंतर हो रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे उनके समाज ने जो भूमिका निर्धारित कर दी है कि भाई लड़के यही काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगी, हम उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। तो किस ऑप्शन में आपको लग रहा है, आपको ये बताना है। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, या फिर गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, या फिर लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी में ये बताया गया है कि जो गणित है और जो विज्ञान विषय है वो लड़के ले सकते हैं क्योंकि वो टफ होते हैं। ठीक है, जैसा कि सब लोग मानते चले आ रहे हैं, जैसे कि समाज में ये प्रथा चली आ रही है। और लड़कियां जो है उनको इजी विषय यानी कि कोई भी लैंग्वेज जो है भाषा ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो जब इस तरह की विचार, इस तरह की सोच लड़के और लड़कियों को लेकर समाज में बनाए जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। और समाज में जो भूमिकाएं समाज के द्वारा निर्धारित कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि जो जेंडर है, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये आपको ध्यान रखना है। जेंडर क्या है आपसे ये भी पूछा जा चुका है, तो वो क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, समाज के द्वारा बनाई गई एक सोच है। और जो लिंग होता है इसी के साथ में आपसे पूछा जाता है, तो लिंग क्या है, लिंग क्या है, एक आनुवंशिक संरचना है, आनुवंशिक। ठीक है, आनुवंशिक संरचना है। तो जो लिंग है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो वो तो आनुवंशिकता पर के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन लड़की के रोल क्या है, लड़के के रोल क्या है, लड़की की भूमिका क्या है, लड़के की भूमिका क्या है, लड़के क्या काम करेंगे, लड़कियां क्या काम करेंगी, ये क्या कहलाता है, ये सामाजिक संरचना कहलाती है। ठीक है, तो जेंडर क्या हो गया, एक सामाजिक संरचना हो गया। ठीक,
ये आपको क्लियर रखना जो है, आपको ध्यान देना है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम देखें कि जेंडर रूढ़िवादिता को अगर हमें खत्म करना है या फिर इस मानसिकता को मिटाना है और लड़के और लड़कियों में जो अंतर अभी तक चलता आ रहा है उसको खत्म करना है, और लड़के के काम लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़कियों के काम लड़के भी कर सकते हैं, अगर इस तरह का हमें जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा कि जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, यानी कि लड़के के काम लड़की कर सकती है, लड़की के काम लड़का कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करनी चाहिए। खासकर जो पायलट है या फिर डॉक्टर है उसको महिलाओं के रूप में दिखाना चाहिए, घर के काम करते हुए पुरुषों को दिखाना चाहिए, जिससे कि हम उससे समालोचना करते हुए बच्चों को जो है पढ़ा सके और इस जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म कर सके। ठीक है, इस तरीके से हमें जेंडर रूढ़िवादिता पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा था कि जेंडर रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल आपको बताना था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासकर इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगमकर्ताओं यानी कि जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो लर्नर्स है, जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स होते हैं यानी कि अधिगमकर्ता है जो बच्चे हैं, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता तो पाई ही जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। यानी कि विभिन्नताओं को भूल जाओ, ठीक है, उनको हटा दो। अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए, मतलब कि खत्म कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति जरूरतों को अनदेखा कर देना, समान रूप से जो है उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत अधिगमकर्ताओं की जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं उनको अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं उन्हीं के अनुसार। भाई किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चलने में डिसेबल है, कोई बैठने में डिसेबल है, किसी को हकलाने में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का बच्चा हो सकता है। किसी को जल्दी से समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है, तो किसी भी तरह का बच्चा हो सकता है कि उसको लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, है ना, कोई बच्चा ज़्यादा एडवांस लेवल का हो सकता है तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता अलग हो गई, कोई लो लेवल का हो सकता है तो उसकी आवश्यकता अलग हो गई। तो उनकी व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ना तो हम उनकी ज़रूरतों को, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा कर सकते, ना हम उन्हें खारिज कर सकते, ना हम उन्हें हटा सकते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है। तो जब हम बच्चों की सोच की बात करते हैं कि वो बच्चे डिफरेंट तरीके से सोचे, उनका थिंकिंग लेवल हाई हो, वो हाइपोथेटिकली सोचे, वो बच्चे विश्लेषणात्मक तरीके से सोचे, तो हमें क्या करना होता है कि तरह तरह के हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं कि बताओ हमारे देश की राजधानी क्या है, या फिर हमारे देश में कितने स्टेट हैं। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जिसमें बच्चे को सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसको जो जानकारी है या फिर वो जानकारी याद कर लेगा तो वो डायरेक्ट आंसर कर देगा। एक क्वेश्चन होता है कि इसका रीजन क्या है, अगर कोई काम हो रहा है, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा क्यों होती है, ठीक है, वर्षा क्यों होती है, हमने एक तरीके से ये पूछ लिया है। दूसरा, हम इसको तीसरे तरीके से पूछे कि वर्षा कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, या फिर हम पूछे कि किसी भी नदी का निर्माण कैसे होता है। तो जब हम कैसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चा उसमें सोचने पर आधार जो है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, जब सोचने पर मजबूर होगा तो वो सिर्फ एक तरीके से नहीं, विभिन्न तरीके से सोचेगा और उसके सकारात्मक और नकारात्मक सभी पक्षों पर सोचेगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से सोचने को हमें बढ़ावा देना हो तो हमें क्या करना चाहिए,
देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल है, जैसे कि हम उन्हें एक क्वेश्चन दे कि पादप कोशिका का चित्र बनाओ, तो सीधे बनाकर दे देगा, उसमें क्या उसको सोचना है, ठीक है। दूसरा है कि अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाओ। तीसरा है कि गणना कीजिए, ठीक है, इसको आपको क्या है वो निकालना, कैलकुलेशन करनी है, तो ये भी आप कर दोगे आसानी से, इसमें क्या सोचना है। भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है, ये भी आपको एक जानकारी सटीक तथ्य पता होना चाहिए, तो आप बता दोगे। लेकिन जब बात आती है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको उपाय सुझाने पड़ेंगे विभिन्न प्रकार के। अब जब उपाय आप सुझाओगे पानी की कमी को दूर करने के, तो सीधी सी बात है आपको तरह तरह के उपाय सोचने पड़ेंगे, और तरह तरह के उपाय सोचने के लिए विभिन्न तरह की सोच, विभिन्न तरह की चीजें, यानी कि नकारात्मक सकारात्मक सभी प्रकार की यहाँ पर जो है आपके दिमाग में आएंगी, जिससे बच्चे की समालोचनात्मक सोच बढ़ेगी। यानी कि अगर पानी की कमी को दूर करना है, तो हम किसी नदी या फिर जो है किसी ऐसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर उस टेक्निक का बाद में जाकर साइड इफेक्ट हुआ, या फिर वो आम जनता के लिए या फिर एक व्यक्ति के लिए आगे चलकर वो सही नहीं हुआ, जैसे कि आजकल एसी या फिर जो हम कह सकते हैं कि पहले उस समय के लिए जब स्टार्टिंग में आए तो सही थे, लेकिन आज के उसको देखें हम इन्वायरमेंट को, तो वो बिल्कुल उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, खासकर इसी वजह से। तो ये एक वो क्या हो गया कि मानव जाति के लिए एक अभिशाप साबित हो गया। तो इसमें क्या है कि साथ ही साथ जैसे उसको वो बच्चा सॉल्यूशन देता है, तो वो कितना सही है कितना गलत है, इस पक्ष पर भी जो है उसको सोचना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो वो कैसे समावेशन को बढ़ावा देने में निम्न में से कौन सा बाधक है। अगर हमें इंक्लूसिव को बढ़ावा देना है, समावेशन को बढ़ावा देना है, तो हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। 3 इसमें से पॉजिटिव है और 1 इसमें से नेगेटिव है। तो बाधक की बात हम बात करें तो आपको बाधक बताना है, ठीक है। समता का सिद्धांत, समानुभूति की संस्कृति, या फिर अगम्य इमारतें, या फिर मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। तो बाधक की अगर हम बात करें, क्योंकि बाधक में ये है कि हमें पॉजिटिव यहाँ पर जो है 3 है और 1 नेगेटिव निकालना है। तो समता का सिद्धांत यानी कि इक्विटी जिसे हम कहते हैं, इक्वलिटी यानी कि समानता होता है, इक्विटी यानी कि समता होता है। इक्वलिटी क्या होता है कि लड़का लड़की दोनों समान है, ठीक है, दोनों के अधिकार बराबर है। लेकिन पता चला, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले ही इनको समझा देती हूँ, ठीक है। तो समता और समानता में क्या अंतर होता है, पहले ये भी आपको समझना है। तो समानता ये होती है कि हमने दोनों को बराबर अधिकार दे दिए, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जो है फील्ड में एक मैच हो रहा है, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ कि समता और समानता क्या होता है, पहले ये समझना है, ठीक है। फील्ड में एक मैच हो रहा है और हमने बोल दिया कि लड़का भी देख सकता है लड़की भी देख सकती है, लेकिन पता चला कि लड़के की हाइट तो जो है ज़्यादा है और वो आसानी से जो है इस मैच को देख पा रहा है, लेकिन लड़की की हाइट कम है, वो इस मैच को नहीं देख पा रही है। तो होगा क्या कि हम इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ जो है इसको जो है सपोर्ट के लिए कुछ नीचे एक बैकअप देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी हाइट भी बराबर हो जाएगी और ये बच्ची भी उस मैच को देख पाने में सक्षम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से जैसे कि कैटेगरी में रिजर्वेशन होता है, तो वो समता के आधार पर ही दिया जाता है। लड़का लड़की बराबर है, समानता का अधिकार हमने दे दिया है, ठीक है, और सब जगह सीट भी उनको दे दी गई है। लेकिन फिर भी उनमें कुछ इनकैपेबिलिटी होती है जिसको हमें इक्वल करने के लिए हमें उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ता है। तो रिजर्वेशन से क्या होता है कि वो दोनों जो है बराबर हो जाते हैं। तो ये तो होता है समता। तो हमें जरूरी है कि हर एक बच्चे को जो है बराबर लाना चाहिए, ठीक है, बराबर लाना चाहिए। और उसमें समता का सिद्धांत जो है पॉजिटिव में काम करता है, ठीक है, समावेशन को बढ़ावा देता है, समझ गए। समावेशन को बढ़ावा देगा यानी कि हर एक बच्चे को इक्वल लाने में बढ़ावा देगा। समानुभूति की संस्कृति, हर एक बच्चा किसी भी संस्कृति से किसी भी समाज से आ रहा है, तो हमें उसके प्रति क्या रखनी है, समानुभूति रखनी है, समान फीलिंग्स रखनी है। तो ये भी बच्चे को एक जगह जोड़ने में, समावेश करने में, इंक्लूसिव करने में क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। अगम्य इमारतें यहाँ पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
यहाँ पर नेक्स्ट है मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। मध्यवर्तन का मतलब यहाँ पर होता है रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं RTI। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे संघर्षरत है, जो एक तरह से असक्षम है किसी वजह से एडमिशन लेने में, या फिर उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, उन्हें जूझना पड़ रहा है तो आर्थिक या फिर सामाजिक चीज़ों से, तो परिस्थितियों से, तो उनको किसी भी हालत में स्कूल में डालना, तो ये भी क्या है कि समावेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये भी समावेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन अगम्य इमारतों का यहाँ पर मतलब ये है कि जिसे हम कहते हैं इनएक्सेसिबिलिटी बिल्डिंग। इनएक्सेसिबल जो बिल्डिंग होती है, जहाँ पर बच्चा एक्सेस नहीं कर पाता, यानी कि अगर हमने स्कूल की जो बिल्डिंग है जहाँ पर सिर्फ सीढ़ियाँ बना दी है, लेकिन कुछ बच्चे इनकैपेबल हैं उन स्टेयर्स को चढ़ने में, जैसे जो बच्चे डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्टेयर्स जैसे यहाँ पर साइड में बना दी जाती है ना, जिससे उनकी जो स्पेशल जो उनको गाड़ी मिली होती है बैठने के लिए, जो चेयर मिली होती है, ताकि वो आराम से इसमें इस तरीके से मतलब उसको एक्सेस कर पाए, पहुंच पाए उस इमारत में अंदर। ठीक है, तो जरूरी ये होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत समावेशन जो एक अपना एक थीम है कि हमें हर एक बच्चे को जो है एक साथ में लेकर चलना है, तो उसके लिए हमें अगम्य इमारतें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक्सेसिबल इमारतें, एक्सेसिबल बिल्डिंग रखनी चाहिए, इनएक्सेसिबल बिल्डिंग्स नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमने नॉर्मल बच्चों के लिए तो स्टेयर्स बना दी है, सभी बच्चे आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो डिसेबल है, नहीं चल फिर सकते हैं, अपने पैरों के बल नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए चेयर वगैरह जो होती है उनकी, तो उस पर बैठकर वो आसानी से यहाँ पर जो है उसको एक्सेस कर पाए। ठीक, तो ये बाकी तीन यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर जो नेगेटिव है, जो बाधक बनेगा किसमें, समावेशन में, तो वो था अगम्य इमारतें। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा को की विचारधारा के खिलाफ जाता है? कौन सा अभ्यास इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ जाता है? तो वो क्या है? अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम को लागू करना, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया बनाना। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। क्योंकि यहाँ पर समावेशी शिक्षा को अगर हम देखें तो वो अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देता है, यानी कि लर्नर्स को इम्पोर्टेंस देता है। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम पर जो है वो लागू हम करके हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, और विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया अपनाते हैं, यानी कि एक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, तो उनके प्रति हमें पॉजिटिव रहना है, किसी के प्रति नेगेटिव हमें नहीं रहना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता, यानी कि कुछ अच्छे जो लर्नर्स होते हैं उनसे ही उच्च उम्मीदें नहीं रखनी है। ठीक है, अगर हम ऐसा रखते हैं तो ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। कौन सी विचारधारा के? समावेशी के। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता, कौन सी डिसेबिलिटी सीधे तौर पर सामाजिक अंतः क्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? यानी कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है, बोलने में या फिर देखने में, या फिर जो बच्चा अकेला रहता है उसमें, या फिर गतिक दिव्यांगता यानी कि चलने फिरने में डिसेबल है, तो सीधे तौर पर वो समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो समाज से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने में किसे कठिनाई आएगी? ज़्यादा बोलने वाले को, या फिर देखने ना देखने वाले को, या फिर जो है जो चलने फिरने में जिसे दिक्कत आती है, या फिर जो अकेला रहना चाहता है। तो जो अकेला रहना चाहता है, जो मतलब समाज से दूर रहना चाहता है, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं हम। ठीक है, जिसे स्वाधीनता का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑटिज्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो बच्चा समाज से जुड़ नहीं पाएगा, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत है, उसे अपने में खोए रहने की आदत है। स्वाधीनता का मतलब होता है अपने में खोए रहना। ठीक है, तो बच्चे से वो समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो अंतःक्रिया में उसे जो है कठिनाई आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधिता विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? श्रवण बाधिता यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है,
तो सफल समावेशन यानी कि विद्यार्थियों के सफल समावेशन का मतलब है कि विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के साथ में या फिर विद्यालय में घुल मिलने की जो एक वो होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चा एडजस्ट हो गया है विद्यालय में और बच्चों के साथ में भी घुल मिल गया है। लेकिन अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो समावेशन में तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो बाधा आएगी तो कैसे आएगी? अगर हम उसको सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय दें, सूचना संसाधित करने के लिए यानी कि सोचने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा समय दे तो क्या बाधा आएगी? नहीं आएगी, है ना। आसानी से वो समावेशन एडजस्ट करने में जो है आसानी से एडजस्ट कर पाएगा। घोषणाओं और चलचित्रों के शीर्षकों और कथनों का इस्तेमाल करना, यानी कि जो घोषणाएं हैं, जो मतलब हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो भी मतलब सिखा रहे हैं और जो चलचित्र दिखा रहे हैं, उनके लिए जो शीर्षक हमने टाइटल जो बनाए हैं या फिर जो कथन इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसको मतलब प्रॉब्लम आनी चाहिए? हम उसको जो है उसको सुनने में प्रॉब्लम है भाई, देखने में प्रॉब्लम नहीं है उसे। तो चलचित्रों के माध्यम से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो समावेशन में प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को पढ़ाना, यानी कि बच्चों को जब हम देखने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में है, तो सुनने में प्रॉब्लम है तो देखने में तो नहीं है ना। तो होठ का जो मतलब जैसे कई बार एक्सप्रेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हम करते हैं ना, होठ फड़फड़ा के बोलते हैं, मतलब पूरा खोल के बोलते हैं, तो बच्चे उसको देख के मतलब समझ जाते हैं, ठीक है, कि टीचर क्या बोल रहा है। तो ये भी क्या है, समावेशन में हेल्प करेगा। लेकिन शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, कहने का मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, यानी कि उसे सुनने में प्रॉब्लम है, आप ऊपर से लेक्चर देकर निकल जाओ तो क्या है, बच्चे को समझ में आएगा, वो एडजस्ट हो पाएगा क्लास में, या फिर बच्चों के साथ में नहीं हो पाएगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थियों के सफल समावेशन में अगर बाधा उत्पन्न करेगा तो वो खासकर वो चीज करेगी जिसे वो सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। बाकी वो देखने में भी सक्षम है, वो चलचित्रों के माध्यम से आप उसे पढ़ाओगे तो वो समझ जाएगा। आप उसे सूचना संसाधित करने के अतिरिक्त अगर समय दोगे, ठीक है, यानी कि सूचना को समझने का समय दोगे तो भी वो आसानी से समझ जाएगा, एडजस्ट कर पाएगा। और होठों का जो पढ़ने मतलब एक्सप्रेशन होते हैं उसके माध्यम आप उसका यूज करोगे तो भी वो जो है एडजस्ट करने में उसे आसानी होगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? जहां आप सिर्फ लेक्चर बेस्ड से पढ़ाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20 क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस से बचना चाहिए? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी आवश्यकताएं कुछ अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को निम्न प्रकार में से किस से बचना चाहिए? स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, ये तो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ठीक है। तो इससे तो प्रतिभाशाली की जो भी बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो तो पूरा होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएंगी तो किस वजह से नहीं हो पाएंगी? स्वयं निर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, या फिर उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना। तो सभी विद्यार्थियों के लिए अगर हम एक समान लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं तो वहाँ पर सभी प्रकार की जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, तो हम एक समान लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। उसमें कुछ बच्चे हाई थिंकिंग लेवल के भी होंगे, अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनका वो काम से फ्री होने के बाद में हमें उन्हें हाई लेवल का टास्क देना चाहिए, कुछ ऐसे टास्क देने चाहिए जिससे बच्चे का कहे तो एक ऐसे विचार जिससे कि सृजनात्मक विचार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो हम उसको एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में और भी मतलब कैपेसिटी का लेवल और बढ़ेगा और थिंकिंग का लेवल और बढ़ेगा। उन्नत पूरक पठन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये तो सही बात है कि जिस प्रकार के बच्चे को जिस तरह की आवश्यकता है उसी तरह की सामग्री का उपयोग आपको करना चाहिए, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। आप एक शिक्षिका है तो आपको क्या करना है कि जो विद्यार्थी है आपकी कक्षा में उनको विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए।
ठीक है। यानी कि आपने मैथ सिखाया, फिर साइंस सिखाई, या फिर कोई लैंग्वेज सिखाई या कुछ भी सिखाया है, तो आपको अलग अलग जो आप उनको उनकी परिस्थिति उत्पन्न करो और उसमें लागू करने के उन्हें अवसर प्रदान करो। ठीक है। सीखे गए संप्रत्यों को जो उन्होंने आपने उनको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उन संप्रत्यों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा होता है और दीर्घकालीन हो जाता है। दोनों बात एकदम सही है, तो दोनों सही है तो दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे और व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों के बीच क्या करना चाहती है, संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को बढ़ाना चाहती है। ठीक है। यानी कि उनका थिंकिंग लेवल बढ़ाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। त्रुटियों को बिना चर्चा किए खारिज कर देगी तो बच्चे सोचेंगे कैसे, गलतियों पर विचार नहीं करेंगे, गलतियों पर विचार नहीं करेंगे तो संज्ञानात्मक लेवल नहीं बढ़ेगा। जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, उत्तरों का सहज अनुमान लगाना, आसानी से उत्तरों को जो है अनुमान लगा लिया जाएगा तो सीधी सी बात है उनकी सोच मतलब वो विभिन्न तरीके से नहीं सोचेंगे तो संज्ञानात्मक लेवल कैसे बढ़ेगा। आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण यानी कि सेल्फ उनको प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे भी क्या होगा कि बच्चे ज़्यादा जैसे कि अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी संज्ञानात्मक लेवल नहीं बढ़ेगा कैसे कि जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना कि गलती कहाँ पर हुई है, चूक कहाँ पर हुई है, उस पर काम करना। जब हम इस पर काम करेंगे तो क्या होगा, उनका संज्ञानात्मक लेवल बढ़ेगा। ठीक है। उनका संज्ञानात्मक लेवल बढ़ेगा। ये आपको ध्यान देना है कि अगर एक शिक्षिका संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को बढ़ाना चाहती है कि भाई बच्चा गलतियों पर काम करे, जिससे क्या होगा वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। ठीक है। उसके ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। तो जो समझ में नहीं आता है उसे पहचानना कि ये गलती क्यों हुई है, कहाँ पर चूक रह गई है, किस वजह से ये सवाल गलत हुआ है या फिर मेरा सॉल्यूशन गलत निकला है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी है। विद्यार्थियों की जो बच्चे जो फेल होते हैं, जो विफल होते हैं, वो अक्सर क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनका काम है, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं, उसमें उनकी रुचि ही नहीं है। ठीक है। इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना कि आप इसे कंप्लीट करो। ऐसे करके हम उसे जो है बच्चे को सक्सेस कर सकते हैं। या फिर विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, यानी कि कितना रिलेवेंट है, कितना जरूरी है, किस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो वो समझने में आप उसे मदद करो। या फिर अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना, इर्रिलेवेंट बनाना। ठीक है। अगर आप इर्रिलेवेंट बना देंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो तो फेल होना ही है। उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रायोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि उनके वास्तविक जीवन में जो सीखने के कार्य है उनकी प्रायोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही जो है उन्हें फेल करने वाला काम हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि आप जब बच्चा किसी काम को सीख रहा है, किसी काम को कर रहा है, तो कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता यानी कि वो कितना उससे बच्चे के लिए जरूरी है, जुड़ा हुआ है, उसको समझने में मदद करना। ठीक है। तो बच्चा 100% जो है उस पर काम करेगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बच्चा जो है 100% पास होगा। तो अगर बच्चे को आप सफल बनाना चाहते हैं तो जो भी बच्चा सीख रहा है तो उसका इंटरेस्ट कब पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो सफल हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट सफल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको करना क्या है कि जो रिलेवेंट है उस पर आपको काम करना होगा। प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। ठीक है। ये आपको काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है, सीखना इफेक्टिव भी हो जाता है और रिलेवेंट भी हो जाता है। कब? जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए या फिर विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है।
या फिर विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, या फिर विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है। तो अगर हमें बच्चों की लर्निंग को इफेक्टिव भी बनाना है, रिलीवेंट भी बनाना है, ताकि बच्चा जो है कनेक्ट कर पाए, तो जरूरी ये होता है कि विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो। यानी कि हम उनको जो पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, वो उनको समझ आ पाए। ठीक है, अर्थ निर्माण यानी कि वो समझ पाए, मीनिंगफुल हो, उनको उनको वो मीनिंग समझ में आ जाए कि मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और दूसरा जरूरी है कि वो एक्टिव रूप से उसमें शामिल हो, वो एक्टिव हो पढ़ाने के दौरान, तभी वो जो है बच्चा क्यों क्या के क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लर्निंग जो सीखना है वो इफेक्टिव भी हो जाएगा और जो है रिलेवेंट भी हो जाएगा, प्रासंगिक भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। कौन सा पर्सन प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब है कि जो लर्निंग है, जो उसकी नॉलेज है, वो प्रोसेसिंग है। ठीक है, यानी कि वो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो कैसे बढ़ेगी, हम इनमें से वो कौन सा क्वेश्चन पढ़े, किस तरीके से उनको पढ़ाए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि उनका जो नॉलेज है वो बढ़े। तो पाइथागोरस प्रमेय बताइए। तो सीधी सी बात है, वो एक रूल है, रटाया इक्वेशन है, तो वो बता देगा। ठीक है, दूसरा है कि भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए। तो जो भी मुख्य घटक है उसको सिर्फ वो याद करने हैं, वो बता देगा। साइकिल कैसे चलाई जाती है, यहाँ पर उसे सोचना पड़ेगा कि वह कौन सा सिद्धांत है, वह कौन सा तरीका है कि जिसकी वजह से साइकिल चलती है। ठीक है, तो साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो इसके लिए सिर्फ उसे एक उत्तर नहीं, कई सारे उत्तर सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, सिर्फ सीधा आंसर उसको देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर हमें बच्चे की जो लर्निंग है, जो ज्ञान है, उसको क्या करना है, एक्सरेट करना है, बढ़ाना है। तो प्रक्रियात्मक का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल आधारित भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को अगर हमें उनकी नॉलेज को बढ़ाना है तो हमें प्रक्रियात्मक तरीके से पढ़ाना चाहिए। दूसरा, हमें उनके इस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए, उसका हल ढूंढ कर लाने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है, आप जानते हैं, संज्ञान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि सोचना। और मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जो कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है मस्तिष्क एक तरह से। ठीक है, यानी कि आपका ज्ञान। ठीक, और अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन होता है किसी चीज के बारे में, किसी सॉल्यूशन के बारे में थिंकिंग करना, थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन यानी कि थिंकिंग, सोचना, जिसे हम क्या कहते हैं, सोचना। तो अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मदद करने में मदद करता है, यानी कि आपका जो आपके पास में जो नॉलेज है, आपके पास में जो नॉलेज है, जो आपका कॉग्निशन है, जो आपका कॉग्निशन है, ठीक है, जो आपका ज्ञान है, तो उस पर आप क्या करें, मनन करें, चिंतन करें। ठीक है, उसमें आपका मेटाकॉग्निशन यानी कि आपकी थिंकिंग मदद करती है। नहीं समझ रहे, देखो ये आपका क्या है, मस्तिष्क है। ओहो, डिजाइन कैसा बना है, एक सेकंड, इसे समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका मस्तिष्क है। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या है, मस्तिष्क है। ठीक, जिसे हम आपका कॉग्निशन कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉग्निशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका ज्ञान हो गया। ठीक, अब आपके पास में जो भी ज्ञान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये सोचना है कि मुझे कल दिल्ली जाना है। ठीक है, आपको नॉलेज तो है, आपको ज्ञान तो है। ठीक है, लेकिन जब आप सोचोगे, उस पर चिंतन करोगे, यानी कि आपकी जो नॉलेज है, आप उस पर जब चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो वो मेटाकॉग्निशन कहलाती है। कहने का मतलब आपको नॉलेज है कि दिल्ली कैसे जाना है, दिल्ली कैसे जाना है।
तो क्यों जाना है, कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा, और पिछली बार इतना टाइम लगा था, इस बार इतना टाइम लगना चाहिए, या फिर जो है पिछली बार मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, इस बार, मतलब चिंतन करना, जिसे हम कह सकते हैं थिंकिंग करना। अधिसंज्ञान का मतलब है थिंकिंग करना। जब आप मनन करते हो, चिंतन करते हो, तो वो क्या होता है, अधिसंज्ञान कहलाता है। तो इसीलिए अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है। ठीक है, अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, या फिर अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। यानी कि जो आपकी थिंकिंग है, आपका सोचना है, वो आपके ज्ञान को और आपके सीखने को, आपकी लर्निंग को नियमित करता है, रेगुलेट करता है ना। अभी तो मैंने आपको समझाया, ठीक, बिल्कुल करता है। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, यानी कि आपका जो ज्ञान है उसी के बारे में सोच, आप सोच रहे हैं, आप जो आपका जो सोचना है वही क्या है, अधिसंज्ञान है ना। आपको ज्ञान है कि मुझे दिल्ली कैसे जाना है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं, यानी सोच के बारे में सोच। ठीक है, तो आपको आपको पता है, आपको ज्ञान है, लेकिन आप फिर भी उस पर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वही सब क्या है, वो अधिसंज्ञान है, मेटाकॉग्निशन है। ठीक है, लेकिन वो एक निचले क्रम का नहीं है। ठीक है, वो क्या है, एक निचले क्रम का ज्ञान नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि वो तो हाई थिंकिंग है, वो तो उच्च लेवल का है, उच्च स्तर का है, क्योंकि आपको ज्ञान है तभी आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो जो चिंतन आप कर रहे हैं, तो वो निचले क्रम का कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले तो क्या आ रहा है, पहले तो कॉग्निशन है, पहले तो आपके पास में ज्ञान है, उसके बाद ही तो मेटा कॉग्निशन है, यानी कि अधिसंज्ञान तो उसके बाद है ना, उसके ऊपर है। अधि का मतलब ऊपर ही होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर है। तो ये निचले क्रम का ज्ञान नहीं है, ये उच्च स्तर का ज्ञान है। ठीक है, और ये आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये 3 ऑप्शन समझ गए होंगे अधिसंज्ञान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है। समस्या समाधान अगर हम करते हैं तो समस्या समाधान में होता क्या है कि चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, कई संभावित समाधानों की खोज, सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। तो अगर बाधा की बात करें तो समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा जब उत्पन्न होती है तो कब होती है, जब हम पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हम नई तरीके से चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, नई तरीके की सोच का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अगर हम पुराने ढर्रों पर अभी चल रहे हैं, पारंपरिक तरीकों को अपना रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है, तो जरूरी है कि नई सोच को विकसित करना या फिर चयनित जो समाधान है उनके परिणामों पर आशंका जो है जताना, और लक्ष्यों को परिभाषित करना। लक्ष्य हमारे क्लियर होने चाहिए, टारगेट हमारे क्लियर होने चाहिए। समस्या का प्रस्तुतिकरण जरूरी है अगर हमें समस्या समाधान करना है, और कई संभावित समाधानों पर भी खोज करनी है कि इसके और कितने तरीकों से सोल्यूशन किया जा सकता है। तो ये तो पॉजिटिव में जाएंगे, यानी कि ये तो समस्या को सोल्यूशन करने में जाएंगे। लेकिन अगर हम पुराने डरों को, तरीकों को अपना रहे हैं किसी समस्या का समाधान करने में, तो बाधा उत्पन्न करेगा। वो तो क्या करेगा, वो तो बाधा डालेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैकल्पिक अवधारणाएं जैसे कि कई सारे उपागम हैं, 8 प्रकार के उपागम हैं, उनमें से हम किसी भी कॉन्सेप्ट से बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। भाई अगर हम वाइगोत्स्की के उपागम का सहारा लें तो हमें बच्चों को सहयोगात्मक लर्निंग कराने में जो है मदद मिलती है, उनको एक सामाजिक प्राणी बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, अगर हम पियाजे की बात करें, संज्ञानात्मक उपागम के आधार पर बच्चों को पढ़ाएं, तो उसमें क्या होता है कि हमें बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाने में मदद मिलती है, उनके संज्ञान को, उनके कॉग्निशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उनके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही की बात करें तो वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं। क्या ऐसा है कि वो कोई मतलब वो बेसलेस होती है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, या फिर वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता यानी कि एक बैरियर का काम करती है।
वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती। वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भाई जिस तरीके को हम अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एक पुल का काम करता है, वो जोड़ता है बच्चों की लर्निंग को उनके रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ता है। हम उस किसी सिद्धांत का सहारा लेकर अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो शिक्षण होगा, हमारा जो अधिगम होगा वो सकारात्मक होगा, वो किसी ना किसी फील्ड में बच्चों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो एक बैरियर का काम करते हैं, वो मध्यस्थता करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग यानी कि कौन सा इमोशन अधिगम यानी कि लर्निंग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इमोशंस, अगर हम बात करें इमोशंस, तो इमोशंस जैसे हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, खुशी, प्रसन्नता, उत्साह, तो ये तो सभी क्या है, जिज्ञासा, आनंद, गौरव, ये तो पॉजिटिव है। बच्चे में जिज्ञासा है तो उसके जो लर्निंग है, उसका जो अधिगम है यानी वो जो भी सीख रहा है वो एक्साइट होकर सीख रहा है तो पॉजिटिव जाएगा। अगर उसे आनंद है, वो मजे से सीख रहा है, खुश होकर सीख रहा है तो भी उसकी लर्निंग पॉजिटिव होगी। वो गौरव फील कर रहा है पढ़ाई में, सीखने में, तो भी उसकी लर्निंग पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वो निराश है, डिसअपॉइंट है, उसको क्लास में मन ही नहीं लगता है, टीचर अच्छे नहीं लगते हैं, कोई माहौल उसको पसंद नहीं आता है, तो क्या सीखेगा? उसकी लर्निंग पर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो नकारात्मक रूप से प्रभावित अगर करेगा तो वो निराशा करेगी। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है कि किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यक्रमों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। यानी कि किसी कार्य की जो सफलता है, कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है और उसकी सफलता या विफलता, उसकी सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण, यानी कि यहाँ पर कौन सी ऐसी मतलब चीज है, कौन सा ऐसा भाव है, कौन सा ऐसा आरोपण है जो भविष्य में यानी कि फ्यूचर में विद्यार्थियों की प्रेरणा, यानी कि हम जो उनको मोटिवेशन करेंगे, मोटिवेट देंगे, विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। भाई अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है, अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है तो क्या होगा? बच्चा तो विफल हो जाएगा। ठीक है, विफल होगा। और अगर बच्चा प्रोत्साहित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, तो बच्चा सफल हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सफल हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि आपको इसका कारण पता करना है। कारण क्या होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आपने उसको स्थिर समझ लिया, आपने क्या समझ लिया? उसको स्थिर समझ लिया और गैर नियंत्रणीय समझ लिया। क्या समझ लिया? आपने उसको स्थिर समझ लिया, स्टेबल समझ लिया और गैर नियंत्रणीय समझ लिया। यानी कि इसको किसी चीज को अनकंट्रोल समझ लिया कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आप ये समझ लेते हो तो आपका क्या होता है कि मतलब वो उसमें आपको विफलता मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जरूरी है कि आप किसी भी चीज को स्टेबल मत समझो। ठीक है, उसको ये मत समझो कि ये तो मतलब मैं नहीं कर सकता या फिर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर है या फिर ये मेरी क्षमता से बाहर है। जब आप ऐसा समझ लेते हैं तभी आप जो है विफल हो जाते हैं। तो जरूरी यह है कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है तो उन्हें किस तरह का आरोपण करना चाहिए, किस तरह की चीजें उन पर थोपनी चाहिए। तो थोपनी इस तरह की चाहिए कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है या फिर आप उसे नहीं कर सकते। तो अगर आपने इस तरह, अगर बच्चे के मन में इस तरह की बात बैठ गई कि कोई भी चीज मतलब स्थिर है या फिर मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो उसकी जो मोटिवेशन है, उसकी जो प्रेरणा है, उसमें क्या आ जाएगा? गिरावट आ जाएगी। और जो परिणाम निकलेंगे सफलता के, वो क्या निकलेंगे? वो विफलता आधारित निकलेंगे। ठीक है, बात समझ गए? तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो हम 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो रिकॉर्ड रहा होगा, स्कोर रहा होगा, वो भी अच्छा रहा होगा। बाकी अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना। अभी कितनी आपकी तैयारी और में कमी है ये भी आपको पता चल गया होगा।
कितना आपको वर्क करना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।